हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ यूपी जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के सैलिएंट फीचर्स को। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस एक्ट के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये एक्ट दो पार्ट में बटा हुआ है। यानी कि पहले हम बात करें हैं यूपी में जमींदारी एवोल्यूशन की, जमींदारी प्रथा की, जो कि एक बहुत ही बेकार सिस्टम था। जमींदारी सिस्टम को हटाना बहुत ज़रूरी था। और साथ ही साथ लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि व्यवस्था नई किस प्रकार से की गई। तो चलिए देखिए, आइए जानते हैं इन्हीं सब बातों को। ये एक्ट 1950 में पास हुआ था और ब्रिटिशर्स ने जिस जमींदारी सिस्टम को क्रिएट किया था उसको एबॉलिश करने के लिए ये आया था। नाम से ही, जैसे मैंने भी पहले ही आपको बताया, नाम से ही पहले पता लग रहा है कि जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए और नए लैंड टेन्यूर सिस्टम को बताने के लिए ये एक्ट बन करके आया है। ये एक्ट 26 जनवरी 1951 से फोर्स में आया और यहाँ पर 12 चैप्टर हैं, जिसमें से चैप्टर 1 to 6 जमींदारी एबोल्यूशन से रिलेटेड हैं और आगे के चैप्टर इसमें लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड आ जाते हैं। टोटल एक्ट में 344 सेक्शंस बताए गए हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने पूरी एक लिस्टिंग बनाई हुई है सैलिएंट फीचर्स ऑफ एक्ट की, बट इनको हम डिटेल में एक एक करके आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जो सबसे पहला मेन फीचर है इस एक्ट का। देखिए, ये एक्ट जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करता है और यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेट की बात आती है, 1 जुलाई 1952, और जिसको कि डेट ऑफ वेस्टिंग कहा जाता है। इस पर मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और अक्सर ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए, जो 1 जुलाई 1952 की जो डेट है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको डेट ऑफ वेस्टिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी दिन जमींदारों के सारे अधिकार, उनके जो इंटरेस्ट, जो टाइटल्स, जो कुछ भी था, वो सारी चीज़ें स्टेट, उनकी जो भी स्टेट थी वो स्टेट गवर्नमेंट में वेस्टेड हो गई और इसीलिए इस डेट को डेट ऑफ वेस्टिंग कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जमींदारों के जो अधिकार थे वो केवल भूमि में ही नहीं, यानी कि केवल अपर पोर्शन ऑफ द लैंड में ही नहीं, बल्कि भूमि का जो निचला भाग और जो हम कह सकते हैं कि अकृषित भूमि थी या जो बंजर भूमि वगैरह जो थी, उसमें भी समाप्त हो गई। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। सेकंड पॉइंट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड विशेषता, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। देखिए, जब जमींदारों के जो राइट्स हैं, टाइटल हैं, इंटरेस्ट जब वेस्टेड हो गए तो कहीं ना कहीं एक ऐसे प्रोविजंस भी तो होने चाहिए थे कि जमींदारों को कम कुछ उन्हें मिले। तो इसी के लिए जमींदारों को कंपनसेशन प्रोवाइड किया गया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि जमींदारों को कितना कंपनसेशन दिया गया। तो यहाँ पर इस एक्ट में ये कहा गया है कि जिन व्यक्तियों से उनकी जमींदारी ले ली गई तो उन्हें कंपनसेशन यानी कि उन्हें मुआवजा का भुगतान किया गया। यह मुआवजा हर एक जमींदार को मिलेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, जमींदार हो या जमींदार का ठेकेदार। और ये जो मुआवजा था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो प्रोवाइड किया गया था इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ देयर नेट एसेट, यानी कि जमींदारों को उनकी सालाना शुद्ध आय के 8 गुने के बराबर दिया गया। नेक्स्ट विशेषता की जब हम बात करते हैं तो वो है हमारी पेमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन ग्रांट, यानी कि पुनर्वास अनुदान का
भुगतान। देखिए यहाँ पर यह भी कहा गया कि कंपेंसेशन के साथ साथ, कंपेंसेशन के अलावा जमींदारों को रिहेबिलिटेशन ग्रांट भी प्रदान किया गया। लेकिन यहाँ पर जमींदारों के ठेकेदारों को यह नहीं दिया गया, केवल जमींदार की बात की गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये रिहेबिलिटेशन ग्रांट केवल उन जमींदारों को ही मिलेगी जिनकी सालाना देय मालगुजारी 10,000 रुपये तक है, यानी कि जिनका पेइंग एनुअल लैंड रेवेन्यू अप टू ₹10,000 है, केवल वही रिहेबिलिटेशन ग्रांट उन्हीं को मिल पाएगी। यहाँ पर यह हुआ, इसका मतलब कि जो जमींदार 10,000 रुपये सालाना तक या उससे कम के मालगुजार हैं, उन्हें मुआवजा भी मिलेगा, यानी कि कंपेंसेशन भी मिलेगा और रिहेबिलिटेशन ग्रांट भी मिलेगा। यहाँ पर इसकी कोई जो एक सर्टेन इसको फिक्स नहीं किया गया, और ये जो दर है, देने की दर 1 गुना से 20 गुना तक भी हो सकती है। पर यह कहा गया छोटे जमींदारों को अधिकतम मिलेगा और बड़े जमींदारों को कम रिहेबिलिटेशन ग्रांट मिलेगा। नेक्स्ट, जब हम विशेषता की बात करते हैं तो देखिए, कल्टीवेटिंग राइट्स मेंटेन्ड, यानी कि सभी के जो कल्टीवेशन के राइट हैं वो सुरक्षित रखे गए। यूपीजेडए, यानी कि हमारा जो हम बात कर रहे हैं, यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, जिसको कि हम शॉर्ट में यूपीजेडए कहते हैं, उसका एक मेन प्रिंसिपल पर वो ये पूरा यूपीजेडए हमारा बेस है। ही हु कल्टिवेट्स द लैंड ही शुड बी द ऑनर ऑफ द लैंड, यानी कि जो लैंड को जोतेगा, भूमि का स्वामी वही होगा। यानी कि जो व्यक्ति भूमि में खेती करता है वह उसे धारण करे। और इसी को ही ध्यान में रख करके ये नियम आया कि जो कल्टीवेटिंग राइट्स हैं उन्हें मेंटेन किया जाएगा। और अधिनियम में इसको पूरी तरीके से सेफली सिक्योर किया गया कि जो व्यक्ति जिस भूमि पर खेती करता है उसे उस भूमि का स्वामी बना दिया गया है या उसे सुरक्षा प्रदान की गई है। और यदि जमींदार के जो भी उसकी लैंड में से जमींदार यहाँ पर भी कल्टीवेशन करता था, तो यदि वो लैंड टेनेंट वह उसी के पास, यानी कि बाद में क्या था, जो जमींदार की जो लैंड थी तो वहाँ उससे वो ली नहीं गई, बल्कि उसको उसी पर ही भूमिदर बना दिया गया। ये सारे टॉपिक जो हैं बिल्कुल किस तरीके से हम जो बात कर रहे हैं भूमिदर वगैरह की, मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में ये इससे रिलेटेड पूरे डिटेल्स में मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करूंगी। नेक्स्ट देखिए, हम बात कर रहे हैं लैंड टेन्यूर सिस्टम सिंप्लीफाइड। और जैसे कि हमने एक्ट के नाम में ही पढ़ा कि यूपी जमींदारी सिस्टम का एवोल्यूशन तो हुआ ही, साथ ही साथ लैंड रिफॉर्म की बात भी की गई। इस एक्ट के आने से पहले 14 तरह की, यानी कि 14 तरह, अब आप समझ सकते हैं कि 14 तरह के जब लैंड टेन्यूर होंगे तो वहाँ पर सिंप्लिसिटी का तो मतलब आएगा ही नहीं। वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी। तो यही सारी चीज़ें पहले भी चली आ रही थी, बट यूपीजेडए ने ये सार सबको ख़त्म करके मेनली 3 कैटेगरीज में लैंड टेन्यूर को बांट दिया। वो थे भूमिदर, सीरदार, असामी। देखिए यहाँ पर आदिवासी भी आते थे और जो कि सीरदार से इन्फीरियर थे बट असामी से सुपीरियर थे। लेकिन अक्टूबर 1954 में सभी आदिवासियों को सीरदार बना दिया गया और इसीलिए इस समय 3 टाइप के टेन्यूर होल्डर की बात की जाती है, भूमिधर, सीरदार और आसामी। अब यहाँ पर देखिए इनके राइट्स, इनको किस किस तरह के राइट मिले हैं वो भी मैं आगे आने वाली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी, क्योंकि उस पर पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है प्रिपेयर होते हैं। पर फिर भी एक लाइन में यदि मैं आपको बताऊं कि जो भूमिधर हैं उनको जो राइट मिलते हैं वो आपके स्थायी होते हैं, वंशानुगामी होते हैं और अंतरणीय होते हैं। सीरदार के जो अधिकार होते हैं वो स्थायी और वंशानुगामी ही होते हैं, और जो असामी होते हैं
इनका केवल जो राइट होता है वो केवल वंशानुगामी। अब इसको देखिए और आप कैसे समझ सकते हैं, यानी कि भूमिधर हैज ट्रांसफरेबल परमानेंट एंड हेरिटेबल राइट इन लैंड, सीधा राइट्स इज permanent and heritable, and Asami has only heritable right। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमसे बात की गई है प्रोविजन ऑफ लेटिंग एंड सब लेटिंग ऑफ लैंड के बारे में। यानी कि यहाँ पर यह कहा गया है कि यूपीजेडए एंड एलआर एक्ट में भूमि को लगान पर उठाने पर रोक लगाई गई है। ये जो एक्ट है वो लेटिंग और सब लेटिंग पर रोक लगाता है, बट यहाँ पर केवल ये कहा गया है कि यदि सेक्शन 157 सब सेक्शन 1 में कोई पर्सन कैपेबल नहीं है तो वो अपनी भूमि को कहीं ना कहीं लगान पर उठा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बारे में कहा गया है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि खेतीबाड़ी खुद नहीं कर सकता, जैसे कि माइनर है, इडियट है और लुनेटिक हैं, ब्लाइंड पर्सन्स हैं, तो इन सर्टेन ग्राउंड की वजह से वो लोग केवल उठा सकते हैं, अदरवाइज भूमि को लगान पर उठाने का पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर द एक्युमुलेशन ऑफ लैंड, यानी कि अधिक भूमि के जमाव पर रोक। यहाँ पर ये कहा गया, देखिए यहाँ पर एक मेंशन किया गया, खैर बाद में अमेंडमेंट होके बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बट जब हमारा एक्ट बना है तो हम उसी समय के मेन पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि अधिनियम के अंतर्गत परिवार में कोई भी कुटुंब दान या विक्रय द्वारा कोई भी ऐसी लैंड को नहीं गेन कर सकेगा जो उसकी अपनी लैंड को मिलाकर यूपी में 12.5 एकड़ से ज़्यादा होगी। यानी कि जिसके पास 12.5 एकड़ से ज़्यादा की भूमि होगी वह उसके पास बनी रहेगी, और इसके अलावा ऐसे लोग कोई और भूमि दान या विक्रय द्वारा नहीं प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ विलेज रिपब्लिक के बारे में। देखिए यहाँ पर जिस समय ये एक्ट स्टार्ट हुआ तो उस समय पहले से ही गांव पंचायत और गांव सभाएं वर्किंग कर रही थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले यूपी पंचायत राज एक्ट 1947 का बना हुआ था। यूपीजेडए बनने के बाद में ग्राम समाज की स्थापना की गई और भूमि प्रबंधक समिति यानी कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी को भी बनाया गया। यानी कि पूरी तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट की बात आई, और जो लैंड मैनेजमेंट कमेटी है उसने लैंड मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी जो अपने ऊपर ली, यानी कि उसको स्टेट गवर्नमेंट ने एलएमसी को पूरी ये पावर दे दी कि लैंड को सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज किया जाए। जितनी भी पब्लिक यूटिलिटी की लैंड थी वो भी गांव सभा में वेस्टेड हो गई, और इससे जो विलेज है वो एक स्मॉल रिपब्लिक में की तरीके से काम करने लगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म रोल ऑफ सक्सेशन का। इस एक्ट के बनने से पहले, जैसे मैंने भी आपको पहले ही बताया था कि एक्ट को बनने से पहले 14 तरह के कहीं ना कहीं लैंड टेन्यूर जो एक सारी चीज़ें हमारी चली आ रही थी, तो जो चीज़ें पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स थी, तो वहाँ पर बहुत सारे जो टेन्यूर होल्डर थे पहले पर्सनल लॉ से कुछ अपने आप को गवर्न करा करते थे। बहुत सारे टेन्योर होल्डर यूपी टेनेंसी एक्ट 1939 के अकॉर्डिंग गवर्न हुआ करते थे, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद में इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। जमींदारी एबोलिशन को तो ख़त्म करा ही, साथ ही साथ यूनिफॉर्म रोल ऑफ सक्सेशन भी एप्लीकेबल हो गया। यानी कि अब चाहे वो भूमिधर हो, चाहे सीरदार हो, चाहे आसामी हो, तीनों ही लोगों पर इक्वली सारी चीज़ें यानी कि सक्सेशन के रूल
इक्वली एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, प्रोविशन ऑन अनइकोनॉमिक होल्डिंग, यानी कि जो अलाभकारी जो जोत हैं उनके निर्माण पर रोक लगेगी। देखिए यहाँ पर यह कहा गया है कि इस एक्ट के अंदर 3 होल 1/8 यानी कि 5 बीघा पक्का तक की जो जो जोत थी उनका विभाजन नहीं हो सकता। कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया था कि इस तरह की जो लैंड थी उसका डिवीजन नहीं होगा। क्यों? नहीं तो उसमें क्या हो जाएगा कि बहुत सारे छोटे वो टुकड़े हो जाएंगे और सिस्टमैटिक तरीके से डेवलपमेंट आगे नहीं हो पाएगा। लेकिन एक अलग बात है कि बाद में जब 2004 में अमेंडमेंट हुआ तो तब ये नियम जो है हटा दिया गया। पर उससे पहले अक्सर ये आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब एक्ट बना था तो कितने तरह की कहाँ तक की अनइकोनॉमिक होल्डिंग को प्रोहिबिट किया गया था। तो यहाँ पर आप रिप्लाई कर सकते हैं 3 होल 1/8। और जब हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं तो देखिए यहाँ पर कहा गया है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया। लेकिन देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात लास्ट में मेंशन की गई है कि वेल्स ट्रीज एंड बिल्डिंग्स सेटल्ड विद द एग्जिस्टिंग ऑनर देयर ऑफ, यानी कि हर एक व्यक्ति के जो निजी कुएं हैं, आबादी के वृक्ष हैं और इमारतें हैं, इमारतों से संलग्न भूमि है, वो उसी व्यक्ति के पास रहने दी जाएंगी और उसके लिए यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार ने उसके मालिकों के साथ कुओं, इमारतों आदि का भी बंदोबस्त कर दिया। अब वो इसमें चाहे वो जमींदार हो, चाहे टेनेंट हो, कोई भी क्यों ना हो, तो यदि वो किसी की जो भी उसका एग्जिस्टिंग ऑनर होगा वो उसके पास में रहेंगी। तो यहाँ पर आपके साथ में मैंने आज सैलिएंट फीचर ऑफ यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट के डिस्कस किए हैं और आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।